हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने बात करी थी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने ये कहा था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से टिश्यू इंजरी होती है। और टिश्यू इंजरी क्यों हो रही है? क्योंकि इम्यून रिस्पांस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी हो जाती है। फिर अपन ने कहा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 तरीके की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। जिसमें अपन ने कहा था टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो होती है, इन्हें इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो इम्यून रिस्पांस होता है वो बहुत ही जल्दी जनरेट होता है। कुछ सेकंड्स से कुछ मिनट्स के अंदर ही इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाता है और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है इन तीनों ही तरीके की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अंदर मेन रोल प्ले करेंगे। वहीं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को अपन ने डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा था, जहाँ पे अपन ने कहा कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कुछ आवर्स के अंदर जनरेट होता है। और यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है टी सेल्स, यानी कि जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो मेन रोल प्ले करेगी टाइप 4 वाले के अंदर। लास्ट लेक्चर में अपन ने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात कर ली है। आज के लेक्चर में अपन टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए अपन इतना ही पढ़ेंगे कि अगर बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन बड़े आराम से आंसर लिख के आ पाए। अब देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक तो ये टेबल दे रखी है, एक ये डायग्राम दे रखी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वो टेबल और डायग्राम के फॉर्म में ही आंसर लिख के आना है। बट राइट साइड में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। देखिए, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक और नाम है, वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब देखिए, एंटीबॉडी मीडिएटेड का मतलब क्या? ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि यहाँ पे सेल की किलिंग होगी, यानी कि सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर अपने को पता कौन सी एंटीबॉडी बनी थी? IgE एंटीबॉडी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी बनेगी टाइप 2 के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो IgG एंटीबॉडी बन सकती है, एक IgM एंटीबॉडी बन सकती है। या तो IgG बनेगी या IgM। मेनली IgG एंटीबॉडी जो है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो लगभग 15 से 30 मिनट्स के अंदर जनरेट होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स था वो कितने टाइम में जनरेट हो रहा था? वो अपन देखें तो विद इन 30 मिनट्स ही अपन देखें तो जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे भी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम में जनरेट हो रहा है? 15 टू 30 मिनट्स के अंदर ही जनरेट हो रहा है। और टाइप 1 में भी ऐसा ही था कि विद इन 30 मिनट्स 15 टू 30 मिनट्स के अंदर जनरेट हो रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए, अपन कह रहे हैं कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अगर अपन इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें कि किन किन रीजंस की वजह से हो सकती है, तो देखिए मेनली अपन कह सकते हैं कि एक तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ रखा है, कोई फॉरेन सेल अगर आ रखी है, तो उनके रिस्पॉन्स में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। इसके अलावा HLA लिंक्ड हो सकती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और एक आता है ऑटो इम्यून कंडीशंस में भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी हो सकती है। एज सच इटियोलॉजिकल फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पैथोजेनेसिस जो है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का, इसमें 3 मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं। एक तो आता है ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। दूसरा मैकेनिज्म जो है वो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, फिर जो तीसरे नंबर पे आता है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर डिसफंक्शन। जो पैथोजेनेसिस है वो 3 मैकेनिज्म में हो सकता है। सबसे पहले अपन देखते हैं ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ये अपन इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जो ऑप्सनाइजेशन होता है वो एक तरीके से टारगेट सेल को टेस्टी बनाया जाता है फॉर द फैगोसाइटिक सेल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सपोज अपन कह रहे हैं कि ये आपकी टारगेट सेल है और इस टारगेट सेल्स की कोटिंग हो रखी है आपकी एंटीबॉडी से। यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि IgG से इसकी कोटिंग हो रखी है। जब ये कोटिंग हो रखी होगी तो जो क्लासिकल पाथवे होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का वो एक्टिवेट होता है। ठीक है, और क्लासिकल पाथवे अगर एक्टिवेट होता है तो कुछ ऑप्सनेंस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि C3b हो गया, C4b हो गया, इस तरीके के ऑप्सनेंस बनते हैं। यानी कि ये जो टारगेट सेल है उस पर अब C3b और C4b जैसे ऑप्सनिन प्रोटीन्स जो है वो भी अटैच हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे सपोज अपन कह रहे हैं कि आपकी एक फैगोसाइटिक सेल है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैक्रोफेजेस है। और ये जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है ना, इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो अपन कह रहे हैं कि होगा FC रिसेप्टर। ये जो FC रिसेप्टर होता है वो एंटीबॉडी को रिकग्नाइज करेगा। तो वहीं जो आपके
है ना, C3b और C4b के ऑप्सनिन्स है, इनको रिकग्नाइज करने के लिए भी अलग से रिसेप्टर्स होंगे। तो जैसे ही फैगोसाइटिक सेल्स के ये जो रिसेप्टर्स है वो इस एंटीबॉडी को, इन ऑप्सनिन प्रोटीन्स को वगैरह को देखेंगे, तो ये फैगोसाइटिक सेल जो है वो टारगेट सेल का फैगोसाइटोसिस कर देगी, जिसकी वजह से सेल की किलिंग हो जाएगी। एक मैकेनिज्म तो ये हो सकता है। दूसरा आता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी, जिसे एडीसीसी का मैकेनिज्म कहते हैं। और ये अपने को पता कौन परफॉर्म करती है, एनके सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स परफॉर्म करती है, जो कि डायरेक्टली आपके सेल को, टारगेट सेल को किल कर देगी, डायरेक्टली टारगेट सेल को किल कर देगी। ठीक है, फिर आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर डिसफंक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे सेल्यूलर डिसफंक्शन बोला गया है, यानी कि यहाँ पे सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। इस मैकेनिज्म से सेल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, बल्कि सेल का जो फंक्शन होता है ना, सेल का जो फंक्शन होता है उसको डिसफंक्शन किया जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है उसको खराब करा जाएगा। अब डिसफंक्शन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो जो फंक्शन चल रहा है उसको कम कर दिया जाए, या फिर जो फंक्शन चल रहा है उसको बढ़ा दिया जाए। अब कम कब होगा और बढ़ेगा कब, उसका एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। देखिए, कम होगा आपके, यानी कि जो एक्शन है वो क्या है, इनिबिटरी है, और ये इनिबिटरी एक्शन देखने को मिलता है मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए कि मायस्थीनिया ग्रेविस के अंदर ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज है वो एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट, इनका अपन देखें कि फॉर्मेशन हो गया एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होगा उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। देयर विल बी द ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का ब्लॉकेज होगा तो फिर जो अफेक्टेड मसल है उसकी वीकनेस देखने को मिलेगी मायस्थीनिया ग्रेविस में। तो वहीं अगर अपन देखें कि एक्शन जो फंक्शन है वो अगर बढ़ा दिया जाए, तो इसको अपन कहेंगे स्टिमुलेटरी एक्शन हो रखा है। क्या हो रखा है, स्टिमुलेटरी एक्शन हो रखा है। और ऐसा देखने को मिलता है ग्रेव्स डिजीज के अंदर, इसके अंदर ग्रेव्स डिजीज के अंदर, जहाँ पे अपन देखें कि स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है अगेंस्ट TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अगेंस्ट स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। और इसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है और अपने को कंडीशन देखने को मिलती है हाइपर थायराइडिज्म की, हाइपरथायराइडिज्म की। ये अपन ने बात करी पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। अब देखिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या क्या लिख के आएंगे। देखिए, सबसे पहले आप टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का दूसरा नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे डेफिनेशन देंगे, फिर आप बताएंगे कि 15 से 30 मिनट्स के अंदर हो जाती है। मेन जो एंटीबॉडीज है वो IgG और IgM होती है। ईटियोलॉजी बताएंगे कि HLA लिंक्ड हो सकता है फॉरेन टिश्यू या सेल्स से अपन देखें कि एक्सपोजर हो रखा हो, या ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज बन रही है टू द ब्लड सेल्स, यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन है, खुद की सेल्स के ही अगेंस्ट बन रही है। तो ये ऑटो इम्यून कंडीशन में एक तो ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया आ सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आ सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस की कंडीशन आ सकती है, ल्यूकोपीनिया वगैरह आ सकता है। तो वहीं अपन देखें कि टिश्यू कंपोनेंट्स के अगेंस्ट अगर साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज बन रही है, उसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज हो सकता है, जहाँ पे एना स्टिमुलेटरी एक्शन देखने को मिलेगा। मायस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, जहाँ पे इनिबिटरी एक्शन देखने को मिलेगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह की कंडीशन हो सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से लिख के आएंगे और फिर ये वाला डायग्राम बना के आएंगे, जहाँ पे मैंने तीनों जो पैथोजेनेसिस के मैकेनिज्म है वो एक्सप्लेन करे। ऑप्सनाइजेशन एंड फैगोसाइटोसिस, दूसरा मैकेनिज्म ADCC का फंक्शन, और तीसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर डिसफंक्शन। अब ये टेबल और जो डायग्राम है वो नोट्स के अंदर है, और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट अपन अब इसकी बात करेंगे। चलिए, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का भी एक और नाम होता है, इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए, जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसका अकरेंस टाइम होता है विद इन 6 आवर्स, यानी कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो लगभग 6 घंटे के अंदर जो है वो जनरेट होगा। इसके अलावा यहाँ पे भी जो एंटीबॉडीज बनते हैं ना, वो एंटीबॉडी भी या तो IgG टाइप के बनेंगे या IgM टाइप के बनेंगे। जो टाइप 2 के अंदर होता है वही टाइप 3 के अंदर है कि दो जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो IgG IgM बनेंगे। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो बनेगा कब, ये तब बनेगा जब अपन देखें कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और ये कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होगा टिश्यू पे। देयर विल बी द डिपोजिशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ऑन टिश्यू, तब अपन देखें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। यानी कि अगर अपन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की ईटियोलॉजी की बात करें, तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होती, इट इज़ नॉट टिश्यू स्पेसिफिक।
ये टिश्यू स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि ये कब बन रही है, जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सर्कुलेशन में बने और फिर उनका डिपोजिशन हो रखा है टिश्यू पे। ठीक है, तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का पैथोजेनेसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का जो पैथोजेनेसिस है उसमें दो मैकेनिज्म आ सकते हैं। एक तो अपन कह रहे हैं सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजरी, एक तो ये वाला मैकेनिज्म आ सकता है। और एक मैकेनिज्म जो आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, वो है लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजरी। ठीक है, ज़्यादा कॉमन कौन सा होगा, बिल्कुल सर्कुलेटिंग वाला जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सपोज ये आपका सर्कुलेशन है, यहाँ पे अपन देखिए ब्लड बना रहे हैं अपन, दिस इज द ब्लड, और इस ब्लड के अंदर ही अपन देखें तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन हो रखा है, यानी कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं वो सर्कुलेशन के अंदर ही बनेंगे। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे कैसे, एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से बनेंगे। और ये जो एंटीजन होता है वो या तो सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, कुछ भी हो सकता है, सॉल्युबल भी हो सकता है, इनसॉल्युबल भी हो सकता है, बट एंटीबॉडी जो होगी वो सॉल्युबल ही होगी। ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एंटीबॉडी वो सॉल्युबल ही होगी। ठीक है, इसके बाद अपन देखें कि भाई इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गए, और ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो जनरली अपन देखें कहाँ पे बनते हैं, या ऐसी जगहों पे बनते हैं जहाँ पे ब्लड की फिल्टरिंग हो रही हो लगातार, जहाँ पे ब्लड में फिल्टरिंग हो रही हो, जैसे कि किडनी में, जैसे कि किडनी में। किडनी के अलावा एक एग्जाम्पल आता है अपने पास हार्ट का। ठीक है, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। इसके अलावा एक एग्जांपल आ रहा है अपने पास, कुछ स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, जनरली ऐसी जगहों पे ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। फिर ये जो अपन देखें कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, कि भाई सर्कुलेशन से निकलेंगे और टिश्यू डिपॉजिशन इनका हो जाएगा, टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर अपन देखें तो नेफ्राइटिस, आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, इन सब के मैनिफेस्टेशन जो है वो इन टिश्यूज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये तो अपन ने बात की सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजरी की। तो वहीं अगर अपन बात करें लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड सेल इंजरी की, तो इस कंडीशन को आर्थस रिएक्शन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थस रिएक्शन में अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आर्थस रिएक्शन होता क्या, तो अपन कहेंगे कि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर जब लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सेल इंजरी होती है तब ऐसा देखने को मिलता है। और ये जनरली अपन देखें तो स्किन में देखने को मिलता है, स्किन में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होती है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी होगी। ठीक है, अब देखिए ये जनरली अपन देखें तो कभी होगा वो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, और इस पर्सन का ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन हो रखा है, इम्यूनाइजेशन हो रखा है अगेंस्ट एन एंटीजन, कोई एंटीजन है, इस एंटीजन के अगेंस्ट इसका इम्यूनाइजेशन हो रखा है, यानी कि इस पर्सन के अंदर इस एंटीजन के टुवर्ड्स ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसके सर्कुलेशन में। ठीक है, अब आर्थस रिएक्शन में अपन ने क्या करा कि ये जो सेम एंटीजन है इसी को अपन ने इस पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया, इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन अपन ने दे दिया इस सेम एंटीजन का, और इस पर्सन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे और ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रेजेंट थे। तो जैसे ही एंटीजन इस पर्सन के अंदर जाएगा तो इस पर्सन का जो सर्कुलेशन होगा उस सर्कुलेशन के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है इस एंटीजन के लिए। तो ये एंटीजन जैसे ही वेसल वॉल के अंदर जाएगा, वेसल वॉल में जाएगा, ये एंटीजन इस सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी के साथ में कंबाइंड करेगा और लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। और ये सबसे कॉमनली अपने को देखने को मिलता है स्किन में, और इसकी वजह से फिर बहुत सी कंडीशंस देखने को मिलती है, जैसे कि इडेमा हो गया, हेमरेज हो गया, या फिर अपन देखें कि टिश्यू नेक्रोसिस वगैरह भी देखने को मिलता है। और इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं अपन, आर्थस रिएक्शन कहते हैं। समझ आया कि भाई पर्सन ऑलरेडी इसका इम्यूनाइजेशन हो रखा था, ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट थे, फिर भी अपन ने वही एंटीजन दिया, तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो आपस में क्या करे, बाइंड करे, जिसकी वजह से लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिख के आएंगे, एक बार आप ये टेबल देख लीजिए कि भाई टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एक और नाम है, फिर आप डेफिनेशन लिख के आएंगे कि भाई आपकी डिपोजिशन होगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का टिश्यू के ऊपर, जो रिएक्शन टाइम होता है वो लगभग 6 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है, एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम बनती है। ईटियोलॉजी अपन देख रहे हैं कि भाई कोई लो ग्रेड का इन्फेक्शन हो रखा है या एनवायरमेंटल एंटीजन से ऑटो इम्यून प्रोसेस वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एक तो इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये अपन जब किडनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। गुड पास्चर सिंड्रोम, ये भी वहीं आएगा। इसके अलावा कॉलेजन डिजीजेस जैसे कि SLE,
सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ये आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स के अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि एसएलई क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं ड्रग इंड्यूस्ड वेस्कुलाइटिस, ये सब इसका एग्जाम्पल है। 2-4 एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि ये वाला फ्लो चार्ट है जहाँ पे यहाँ पे सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन कर रखा है और नीचे लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर रखा है। या आप फिर एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel and thank you for watching। और नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।